आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी विधा तक पढ़ चुके थे। उसके बाद आज गद्य साहित्य में हम लोग उपन्यास विधा को शुरू करते हैं और उपन्यास की उत्पत्ति, उपन्यास शब्द का अर्थ, उपन्यास का प्रयोग और उपन्यास का विकास क्रम, उपन्यास की अवस्थाएं, उपन्यास के तत्व, हिंदी के प्रमुख उपन्यास, उसके उपन्यासकार, उसकी विषय वस्तु, वर्ण विषय, जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नेट जेआरएफ का हो, या हिंदी से या हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा है, उसके लिए बहु उपयोगी है ये। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आना निश्चित है। तो उपन्यास साहित्य को आज हम लोग देखते हैं, उपन्यास साहित्य। ठीक है, आप सभी का स्वागत है अगली कक्षा में। चलिए अब लोग प्रारंभ करते हैं उपन्यास साहित्य। सबसे पहले उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई इसको देखते हैं। उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति को इसको देख लेते हैं। उपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात उपन्यास शब्द कैसे बना है। तो उपन्यास शब्द दो शब्दों से मिलके बना है, एक है उप और एक शब्द है न्यास। इन दोनों शब्दों से उपन्यास शब्द बना है। उप का मतलब होता है समीप, इस शब्द का अर्थ क्या हो गया, समीप अर्थात पास। और न्यास किसे कहते हैं, न्यास बोलते हैं धरोहर को। हालांकि इसका अन्य अर्थों में भी प्रयोग हुआ है, इसका अन्य अर्थों में प्रयोग हुआ है। न्यास का मतलब स्थापन भी होता है, जैसे शिलान्यास। ठीक है, न्यास का मतलब स्थापन भी होता है। यानी कि यहाँ पे उपन्यास शब्द जो है वो उपधन न्यास से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है धरोहर। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ये जो शब्द है उपन्यास, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें कि उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो समीप रखी हुई धरोहर, समीप अर्थात पास, नजदीक जिसको बोलते हैं, समीप रखी हुई धरोहर। ठीक है, पास रखी हुई धरोहर। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उपन्यास बोलेंगे। अर्थात ऐसी रचना जिसको पढ़ के ये लगे कि इसमें हमारे ही धरोहर, हमारे ही जीवन चरित्र या की कहानी हमारी ही भाषा में कही गई हो, उसे क्या कहते हैं, उपन्यास। ऐसी रचना, एक लाइन में इसको लिख लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। ऐसी रचना जिसे पढ़कर, ऐसी रचना जिसे पढ़कर लगे कि यह हमारी ही धरोहर। ऐसी रचना, आराम से लिखिए, ऐसी रचना जिसे पढ़कर लगे कि यह हमारी ही धरोहर, हमारी ही धरोहर है। इसमें हमारे जीवन की, इसमें हमारे जीवन की, ऐसी रचना जिसे पढ़कर लगे कि यह हमारी ही धरोहर है, इसमें हमारे ही जीवन की कथा, जीवन की कथा हमारी ही भाषा में कही गई है, हमारी ही भाषा में कही गई है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे उपन्यास कहते हैं। उपन्यास शब्द उपधन न्यास से बना है। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है धरोहर, अर्थात समीप रखी हुई धरोहर। ऐसी रचना जिसे पढ़कर लगे कि यह हमारी ही धरोहर है, इसमें हमारे जीवन की कथा हमारी ही भाषा में कही गई है, उसे क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। एक परिभाषा और भी बता सकते हैं, अगर इस शब्द को देखें, अगर यहाँ उपन्यास के जगह पर उप का मतलब तो पास हुआ ही, समीप हो, और न्यास का मतलब अगर हम इसका स्थापन लेते हैं तो भी इसकी परिभाषा बन सकती है। कैसे, अर्थात मनुष्य के सामने किसी विषय वस्तु की स्थापना करना भी उपन्यास कहलाएगी। ठीक है, मनुष्य के सामने। इसकी अन्य परिभाषाएं हम लोग विद्वानों के अनुसार देखेंगे,
हिंदी साहित्य के जो भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके अनुसार इनकी परिभाषा देखेंगे। लेकिन यहाँ अगर शब्द की उत्पत्ति से समझें तो उप का मतलब तो समीप हुआ और न्यास का मतलब स्थापन हुआ, अर्थात किसी के सामने, मनुष्य के सामने किसी वस्तु की स्थापना करना, किसी विषय की स्थापना करना भी क्या कहलाएगी? उपन्यास कहलाएगी। लेकिन ये परिभाषा और ये भी जो उत्पत्ति है ये ज्यादा सटीक लगता है, इसीलिए विद्वान लोग इसे ही मानते हैं। अब हम आगे से थोड़ा चलते हैं। उपन्यास शब्द का ये आया कहां से? उपन्यास शब्द कहां से आया? तो उपन्यास शब्द जो है, उपन्यास शब्द अंग्रेजी भाषा के नावेल, उपन्यास शब्द अंग्रेजी भाषा के नावेल का हिंदी रूपांतरण है। का कैसा रूपांतरण है? हिंदी रूपांतरण है, हिंदी रूपांतरण है। उपन्यास शब्द अंग्रेजी भाषा के नॉवेल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब इसका प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया? क्योंकि ये प्रश्न तो हिंदी में बन सकता है कि इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उपन्यास शब्द का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? और अगर इसको देखें कि ये नॉवेल शब्द कैसे बना है, इतना टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, फिर भी बता देते हैं ये नॉवेल शब्द कैसे बना और इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, नॉवेल एक लैटिन भाषा का शब्द है। नॉवेल जो है वो लैटिन भाषा के एक नाविला शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवन की कथा। नोबिला एक शब्द है लैटिन भाषा में जिसका अर्थ होता है जीवन की कथा या फिर काल्पनिक कथा, लिख सकते हैं। नॉवेल शब्द लैटिन भाषा के नाविला, किससे? नाविला शब्द से बना है। ठीक है, नॉवेल शब्द लैटिन भाषा के नॉविला शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है क्या? दो अर्थ होता है। एक होता है काल्पनिक कथा। पहला अर्थ इसका क्या होता है? पहला अर्थ इसका होता है काल्पनिक कथा। और इसका दूसरा अर्थ क्या होता है? इसका दूसरा अर्थ होता है जीवन की कथा। काल्पनिक कथा या जीवन की कथा, इसका दो अर्थ होता है। नोबिला शब्द का दो अर्थ होता है, काल्पनिक कथा या जीवन की कथा। और नोबिला शब्द से ही क्या बना? नॉवेल। और नॉवेल का ही हिंदी रूपांतरण क्या हो गया? अंग्रेजी भाषा से उसका रूपांतरण किया गया और हिंदी में क्या गया? नाम रखा गया इसका? उपन्यास रखा गया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस शब्द जो है उपन्यास, इसका हिंदी में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी साहित्य में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, किस अर्थ में किया, और फिर यह प्रचलन में कैसे आई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख लिया ना आप लोग? चलिए आगे लिखिए। हिंदी में उपन्यास शब्द, हिंदी में उपन्यास शब्द हिंदी में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता, हिंदी में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? हिंदी में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता। ऐसे अंग्रेजी शब्द जो नॉवेला था, अंग्रेजी शब्द जो नॉवेल था जिसका रूपांतरण हिंदी में किया गया उपन्यास के रूप में, तो अंग्रेजी के नॉवेल शब्द का हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोक्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना मालती में 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करके लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अंग्रेजी शब्द नॉवेला, अंग्रेजी शब्द क्या था? नावेल। अंग्रेजी शब्द नॉवेल का
हिंदी रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण क्या किया गया था इसका? हिंदी रूपांतरण किया गया उपन्यास, हिंदी रूपांतरण उपन्यास। अंग्रेजी शब्द नॉवेल का हिंदी रूपांतरण उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग अंग्रेजी शब्द नॉवेल का हिंदी रूपांतरण उपन्यास का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना किसमें, कौन सी रचना में? मालती में। अपनी रचना मालती में कब किया था? 1875 में। मालती में 1875 ईस्वी में किया। एक बात स्पष्ट हो गई कि अंग्रेजी शब्द नॉवेल का हिंदी रूपांतरण उपन्यास शब्द के रूप में प्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना मालती में 1875 ईस्वी में किया था। ठीक है, परंतु इसका मूलतः प्रयोग जो हुआ, इसका मूल प्रयोग उपन्यास के लिए किसने किया था? उपन्यास के लिए इसका मूल प्रयोग करने वाले कौन थे? तो थोड़ा सा यहां लिख लीजिए एक लाइन, डॉक्टर सुकुमार सेन, इन्होंने इसका प्रयोग मूलतः माना जाता है ऐसा कि डॉक्टर सुकुमार सेन, और एक थे डॉक्टर भूदेव मुखर्जी। डॉक्टर सुकुमार सेन और डॉक्टर भूदेव मुखर्जी, ये दोनों विद्वान जो हैं, डॉक्टर सुकुमार सेन और डॉक्टर भूदेव मुखर्जी ने हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोक्ता हैं। डॉक्टर सुकुमार सेन और डॉक्टर भूदेव मुखर्जी हिंदी में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं। प्रथम डॉक्टर सुकुमार सेन और डॉक्टर भूदेव मुखर्जी हिंदी में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, ये स्पष्ट हो गई कि हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो दोनों अर्थों में आप लोग लिखा दिए। अंग्रेजी का नॉवेल का हिंदी रूपांतरण शब्द उपन्यास का प्रथम प्रयोग किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचना मालती में 1875 में किया। और डॉक्टर सुकुमार सेन और डॉक्टर भूदेव मुखर्जी ने हिंदी में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि उपन्यास की परिभाषा भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि उपन्यास की परिभाषा विद्वानों के अनुसार, कभी कभी परिभाषाएं पूछी जा सकती है कि ये किसकी पंक्ति है, पूछ ली जाती है एग्जाम में, और खास करके नेट में तो पूछी ही जाती है, या अन्य सभी एग्जाम में, तो उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि उपन्यास के मूल तत्व कितने होते हैं, कि परिभाषाएं देखिएगा, परिभाषाएं देख लीजिए। आप लोग को परिभाषा लिखनी है पहले, परिभाषा कोई बात नहीं, पढ़ना तो सब है। लिखिए, उपन्यास की परिभाषाएं। उपन्यास की परिभाषाएं, परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी परिभाषा किसकी पंक्ति कौन सी है। ये ज्यादा बेहतर रहेगा और याद भी हो जाएगी। पंक्तियां याद करना भी एक कठिन कार्य है। पहले देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने उपन्यास की क्या परिभाषा दी थी, थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए कि शुक्ल बाबा को तो हिंदी में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। अगर हिंदी पंक्तियों के बारे में बात आता है तो बच्चे के मन में आप लोग के मन में सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि शुक्ल जी का होगा, चाहे इनकी हो या
ना हो। चलिए, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने कहा था कि मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय करना। इनकी परिभाषा लिखते हैं, क्या लिखा? मानव जीवन के अनेक रूपों का, आराम से लिखते चलिए साथ साथ, मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय करना मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय करना उपन्यास का काम है। उपन्यास का काम है, ठीक है। यह उन सूक्ष्म यह उन सूक्ष्म यह उन सूक्ष्म घटनाओं यह उन सूक्ष्म घटनाओं का यह उन सूक्ष्म घटनाओं का प्रत्यक्ष करने का प्रयास करता है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं को होगा ना, यह उन सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करता है। मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय करना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करता है जिससे मनुष्य जीवन बनता है। ये परिभाषा इनकी है, जिससे मनुष्य जीवन बनता है, जिससे मनुष्य जीवन बनता है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा शुक्ल बाबा ने दी थी, ठीक है। कि मानव जीवन के अनेक रूपों का परिचय करना उपन्यास का काम है। यह उन सूक्ष्म घटनाओं को प्रत्यक्ष करने का प्रयास करता है जिससे मानव जीवन बनता है। यह परिभाषा किसकी है? शुक्ल जी की। एक परिभाषा देख लेते हैं प्रेमचंद्र के अनुसार। नंबर 2, प्रेमचंद के अनुसार मुंशी प्रेमचंद्र ने क्या परिभाषा दी, इनके भी अनुसार हम लोग देख लेते हैं कि प्रेमचंद्र ने इसकी क्या परिभाषा दी। इन्होंने कहा है, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। इन्होंने क्या कहा? मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। मानव चरित्र का यहां तक लिखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रेमचंद्र ने क्या कहा? कहा कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का काम है। ये परिभाषा इनकी थी। तो मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूं। मानव चरित्र, आगे बढ़ते हैं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, उनके रहस्यों को खोलना, उनके रहस्यों को खोलना ही उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का खोलना ही उपन्यास का मूल लक्ष्य है। यह मूल उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है, मूल तत्व है। ये परिभाषा किसकी थी? ये परिभाषा थी प्रेमचंद्र की। इनके बाद अगली परिभाषा हम लोग नंबर 3 में 2 हो गई है। तीसरी परिभाषा देखते हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार। श्याम सुंदर दास के अनुसार, श्याम सुंदर
दास जी ने क्या परिभाषा दी है उपन्यास की, इनको भी देख लेते हैं। इनकी परिभाषा बहुत छोटी है। इन्होंने कहा था कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक घटना है। इनकी परिभाषा बहुत छोटी सी है। क्या कहा था कि उपन्यास मनुष्य जीवन, उपन्यास मनुष्य जीवन, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन था ना, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक घटना है। मनुष्य जीवन, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक घटना है। यह परिभाषा किसकी है? काल्पनिक घटना है। यह परिभाषा है श्याम सुंदर दास की। एक परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, गुलाब राय की भी देख लेते हैं। डॉक्टर गुलाब राय नंबर 4 में देख लीजिए। गुलाब राय के अनुसार इन्होंने उपन्यास की क्या परिभाषा दी है, इनको भी देख लेते हैं। गुलाब राय के अनुसार कि ये उपन्यास की क्या परिभाषा दिए हैं। तो गुलाब राय ने उपन्यास की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा है कि उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिबिंब नहीं। इन्होंने क्या कहा था कि उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिबिंब नहीं। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा गुलाब राय की, कि उपन्यास जीवन का चित्र है, प्रतिबिंब नहीं। ये उपन्यास परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा गुलाब राय ने दी है। अज्ञेय की भी देख लेते हैं, जैनेन्द्र कुमार की भी देख लेते हैं। 4 हो गई। 5वें नंबर में हम लोग देखते हैं जैनेन्द्र के अनुसार। जैनेन्द्र ने उपन्यास की क्या परिभाषा दी है, इसको भी देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार ने क्या कहा था? इनकी परिभाषा ऐसे मूलतः तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, इनकी कहानियों में मनोविज्ञान भी है, फ्रायड का प्रभाव दिखता है, सिग्मंड फ्रायड का, इसलिए मनोवैज्ञानिक इनको जब डीपली पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। ऐसे इनके बारे में तो आप लोग को हम जन्म निधन पूरा परिचय जब इनकी कहानी पढ़ा रहे थे उस समय बता ही दिए थे। इनको देख लेते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है, इनकी परिभाषा को देखिए। क्या बोले? पीड़ा में परमात्मा बसता है। पीड़ा में परमात्मा बसता है, इनकी परिभाषा इसी तरह की है। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा हो गई जैनेन्द्र के अनुसार। अज्ञेय की भी परिभाषा देख लेते हैं, पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग को थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि इतना सर याद कैसे होगा, परंतु याद तो करनी ही पड़ेगी ना, बार बार पढ़िए याद हो जाएगा। अज्ञेय के अनुसार अज्ञेय जी ने उपन्यास की क्या परिभाषा दी है? अज्ञेय ने कहा था कि उपन्यास व्यक्ति के अपने परिस्थितियों के साथ, लिख लीजिए इन्होंने क्या परिभाषा दिया। इन्होंने कहा था कि उपन्यास व्यक्ति के अपने परिस्थितियों, उपन्यास व्यक्ति के अपने परिस्थितियों के साथ, उपन्यास व्यक्ति के अपने परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति
परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास फिर से एक बात देख लीजिए, उपन्यास व्यक्ति के अपने परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है, उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा अज्ञेय जी की है। तो हम लोग 6 परिभाषा देख लिए, और भी थोड़ा सा लिख लीजिए। एक और लिख लीजिए, नंद दुलारे वाजपेयी का, 7 हो जाएंगे। यहां तक हो गया ना। उपन्यास व्यक्ति के अपने परिस्थितियों के साथ संबंध के अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ये परिभाषा किसकी है? अज्ञेय की है। पूछ दिया सकता है, 4 ऑप्शन देखिए किसकी परिभाषा है। देखिए किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता है, इससे डीपली भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको हम भारतीय विद्वान या हिंदी आलोचक के अनुसार बताए। अगर पाश्चात्य आलोचक के अनुसार बताते तो और भी कठिन हो जाता है। लेकिन पाश्चात्य आलोचक की उतनी परिभाषाएं उपन्यास या कहानी के क्षेत्र में नहीं पूछी जाती है जितनी की इनकी पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नेट जेआरएफ का हो, ठीक है, या हिंदी से संबंधित अगर कोई भी परीक्षा हो रही है इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो वहां पे जो भी उसकी आवश्यकता है उसके अनुसार हम आप लोग को बता रहे हैं। इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहेंगे तो इससे अधिक डीपली भी पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पाश्चात्य आलोचक, जैसे आप लोग को हम कहानी पढ़ा है तो कहानी में पूरी पढ़ा दिए थे तो बहुत ज्यादा भी आप लोग का हो गया था। तो जहाँ जितनी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वहां से अगर पढ़ाने के बाद मेरे नोट से कोई प्रश्न बाहर हो रहा हो तो बोले कि सर यहाँ से प्रश्न आ गया जो आपने नहीं बताए थे, ऐसा नहीं है, प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। एक परिभाषा देख लीजिए, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। नंद दुलारे वाजपेयी कितने नंबर हो गए थे यहाँ तक? यहाँ हो गए 6। एक और देख लीजिए 7वां, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं। नंबर 7, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने उपन्यास की क्या परिभाषा दी है? इन्होंने कहा कि उपन्यास कलात्मक गद्य कृति है। ये छोटी छोटी पंक्तियां को भी, इनकी जो मूल पंक्तियों को तोड़कर ही पूछा सकता है। उपन्यास कलात्मक गद्य कृति है, कलात्मक गद्य कृति है। क्या है? उपन्यास कलात्मक गद्य कृति है जिसमें मानव जीवन की व्याख्या, जिसमें मानव जीवन की व्याख्या, उपन्यास कलात्मक गद्य कृति है जिसमें मानव जीवन की व्याख्या ही सर्वोपरि तत्व है। सर्वोपरि तत्व है। ये परिभाषा किसकी है? कुछ लाइन और भी है, लिखाते हैं। उपन्यास कलात्मक गद्य कृति है जिसमें मानव जीवन की व्याख्या ही सर्वोपरि तत्व है। पद्यबद्ध रचना इसी में है। पद्यबद्ध रचना उपन्यास नहीं हुआ करती। यही तो बोला था, ये बोले थे, ये पद्यबद्ध रचना उपन्यास नहीं हुआ करती। ये परिभाषा किसकी? ये परिभाषा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। तो अभी हम लोग उपन्यास की व्युत्पत्ति, उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोगता, उपन्यास की परिभाषा हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं कि उपन्यास की परिभाषा किस विद्वान ने क्या मानी है। तो ये मूल परिभाषाएं मूल विद्वानों की जो थी 7 कम से कम आप लोग को याद रखना चाहिए।
अब हम लोग आगे चलते हैं उपन्यास के तत्व पर। कौन से उपन्यास के तत्व? हालांकि जो कहानी के तत्व थे वही लोग कहानी में तो पढ़ा ही दिए थे, फिर भी यहाँ पे देख लें, कोई बात नहीं है। उपन्यास के तत्व, उपन्यास के तत्व, तत्व को अवयव भी बोल सकते हैं, इसको अवयव भी कह सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं। इसका तत्व अवयव अंग कितने हैं तो इसको देख लीजिए। जो कहानी में थे वही इसमें भी हैं। पहला, इसके मूल तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 को लिखते हैं हम लोग और इसको समझते हैं कि क्या है। पहला क्या था? पहला होता है कथा वस्तु। पहला क्या होता है? पहला है कथा वस्तु। दूसरा कथा वस्तु, दूसरा होता है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण, कथा वस्तु पहला, दूसरा पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन। कथोपकथन, इसको संवाद भी बोल सकते हैं, कथोपकथन या संवाद कह सकते हैं। तीनों के चौथा, चौथा में लिख लीजिए देश काल या वातावरण, आप लोग इसको बोलते हैं वातावरण, या इसको देश काल भी कहा जाता है। 5 देश काल। पांचवा होता है भाषा शैली। भाषा कैसी होनी चाहिए, शैली कैसी होनी चाहिए, ये भी इसका मूल तत्व है। तो कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली, और छठा और अंतिम जो होता है वो है उद्देश्य। ये इसके हो गए तत्व। तो उपन्यास के मूल तत्व कितने होते हैं? इसके तत्व होते हैं 6। ये 6 तत्व, कथा वस्तु है पहला, दूसरा है पात्र या चरित्र चित्रण, तीसरा कथोपकथन या संवाद, चौथा भाषा देश काल या वातावरण, पांचवा भाषा शैली, और छठा उद्देश्य। ये 6 उद्देश्य उपन्यास के, 6 अंग उपन्यास के माने जाते हैं। अब देखिए कथा वस्तु के भी भेद हो सकते हैं। कथा वस्तु ऐतिहासिक हो सकता है, कथा वस्तु काल्पनिक हो सकता है, पौराणिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। तो कथा वस्तु के भी भेद किए जा सकते हैं। ठीक है, कथा वस्तु के में गुणों की प्रधानता आवश्यक होती है। जैसे वो कथा वस्तु कैसी हो, मौलिक होनी चाहिए, ठीक, सुनी सुनाई नहीं होनी चाहिए। अगर कथा वस्तु में मौलिकता ना हो तो उपन्यास में रोचकता नहीं आएगी। ठीक है, प्रवाह महता हो, कि मतलब पढ़ने के बाद आगे लगे आगे क्या हुआ है, आगे और पढ़ने का मन करे, ये प्रवाह महता होती है। ठीक है, रोचकता होनी चाहिए, प्रवाह महता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए। तो ये कथा वस्तु पर ही निर्भर करता है। उपन्यास के भेद, तो उपन्यास का भेद हम 2 आधारों पर कर सकते हैं। अगर एक भेद हम देख लें विषय वस्तु के आधार पर, किसके आधार पर? विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर कितने प्रकार के उपन्यास हो सकते हैं? विषय वस्तु के आधार पर अगर उपन्यासों को देखें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ऐतिहासिक उपन्यास, विषय वस्तु के आधार पर ऐतिहासिक उपन्यास, अगर इतिहास उसका विषय है। अगर सामाजिक विषय है तो सामाजिक उपन्यास, अगर उसका विषय सांस्कृतिक है तो कैसा हो जाएगा? सांस्कृतिक उपन्यास, सांस्कृतिक उपन्यास।
अगर उसका विषय राजनीतिक है तो राजनीतिक उपन्यास, राजनीतिक उपन्यास। यदि उसका विषय अंचल विशेष से संबंधित है तो आंचलिक उपन्यास। ये विषय वस्तु के आधार पर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, आंचलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आंचलिक, ठीक है, जासूसी, और भी लिखा सकते हैं। पांचों के छठे, जासूसी, अगर उसका विषय इस प्रकार का है, जासूस वाला, तो जासूसी उपन्यास हो सकता है। अगर उसका विषय जो है वो तिलस्म है, ठीक है, चमत्कार की उसमें घटनाएं हैं, तो तिलस्म और तिलस्मी अय्यारी बोल सकते हैं, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास। और भी हो सकता है प्राकृतवादी भी हो सकता है, अगर उसका संबंध घटनाएं प्राकृतिक से है तो तो उसका संबंध हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतवादी कह सकते हैं, प्राकृतवादी उपन्यास। तो ये उपन्यास का कोई निश्चित क्रम नहीं है कि उपन्यास का इतना ही भेद होगा, और भी विषय वस्तु के आधार पर बना सकते हैं। तो इसका विभाजन हम दो रूपों में कर सकते हैं, विषय वस्तु के आधार पर तो ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आंचलिक, जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी, प्रकृतिवादी। अगर इसका विभाजन हम दूसरा जो इसका खंड है तत्व के आधार पर कर दें, किसके आधार पर, तत्व के आधार पर, तो इसका क्या विषय वस्तु बना सकते हैं, लिख लीजिए, तत्वों के आधार पर, तत्वों के आधार पर। अगर तत्व के आधार पर देख लें तो इसके कितने भेद हो सकते हैं। तो तत्व के आधार पर घटना प्रधान, चरित्र प्रधान लिख सकते, घटना प्रधान उपन्यास, दूसरा चरित्र प्रधान उपन्यास, घटना प्रधान उपन्यास, चरित्र प्रधान उपन्यास, और भी लिख लीजिए। इसमें दो ही काफी है ना, तत्व के आधार पर तो या तो घटना प्रधान हो सकता है या फिर चरित्र प्रधान हो सकता है। हाँ, शैली के आधार पर, जैसे ये एक हुआ, ये हो गया दो, और इसका एक विभाजन और कर दें शैली के आधार पर, नंबर 3, तो इसको भी देख लीजिए। नंबर 3 में शैली के आधार पर, ये जो डायग्राम हम बनाए इसमें अटा नहीं है, ये दो ही अटा, एक इसमें फिट नहीं हो पाया, तो इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट पेज में लिख लीजिए। तीसरा नंबर में शैली के आधार पर, शैली के आधार पर, शैली के आधार पर उपन्यासिक कितने भेद हो सकते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्णनात्मक शैली हो सकता है, विवरणात्मक हो सकता है, आत्मकथात्मक हो सकता है, स्मृति शैली हो सकती है, बहुत सारी शैलियां इसमें आ सकती है। तो जो मुख्य मुख्य हैं उनके नाम हम लोग लिख लेते हैं। पहला वर्णनात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली के उपन्यास हो सकते हैं। अगर किसी के विवरण दिया गया है तो विवरणात्मक शैली, विवरणात्मक शैली हो सकती है, विवरणात्मक शैली। अगर किसी की आत्मकथा है तो वो आत्मकथात्मक शैली हो सकती है, आत्मकथात्मक शैली हो सकती है। अगर किसी ने डायरी शैली में लिखा है तो डायरी शैली भी हो सकती है, डायरी शैली में भी लिखी जा सकती है। और भी देख लीजिए, डायरी शैली के बाद प्रतीकात्मक शैली भी हो सकता है, प्रतीकात्मक शैली। तो ये हम इसको इतने भागों में बांट सकते हैं। उपन्यास को हम लोग अगर भेद करें तो विषय वस्तु के आधार पर, तो विषय वस्तु के आधार पर जैसी विषय वस्तु ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक, धार्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक कर सकते हैं। तत्व के आधार पर दो कर सकते हैं, घटना प्रधान हो सकता है, चरित्र प्रधान हो सकता है। और इसके पश्चात
अगर शैली के आधार पर देखें तो वर्णनात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली, स्मृति शैली भी हो सकता है, इसको भी लिख लीजिए, स्मृति शैली। तो ये इतने प्रकार से हम इसको विभाजन कर सकते हैं। परंतु डॉक्टर बच्चन सिंह उपन्यास को 5 ही भागों में बांटते हैं। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने उपन्यासों को कितने भेद माने हैं और वो कौन कौन से हैं, तो ये थोड़ा मोस्ट है। तो ये इसको यहां तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये मोस्ट है। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने उपन्यास को कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने उपन्यास को 5 भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं, थोड़ा इसको लिख लीजिए, ये मोस्ट है, यहां पे पूछा जा सकता है। नंबर 1, ग्रामांचल उपन्यास। कैसा उपन्यास? तो ग्रामांचल उपन्यास। पहला भेद बच्चन सिंह करते हैं, किसको मानते हैं? 5 भागों में पहला ग्रामांचल उपन्यास। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। दूसरा, मनोवैज्ञानिक उपन्यास। बच्चन सिंह दूसरा भेद मानते हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास को। तीसरा किसको मानते हैं? तीसरा मानते हैं सामाजिक चेतना से संबंधित उपन्यास। ये जो बातें हैं वो लिखना है, सामाजिक चेतना से संबंधित उपन्यास, ये तीसरा माने हैं। पहला है ग्रामांचल, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा सामाजिक चेतना से संबंधित उपन्यास, चौथा प्रयोगशील उपन्यास। चौथा क्या है? प्रयोगशील उपन्यास। और पांचवा और अंतिम ये मानते हैं आधुनिकता बोध से संबंधित उपन्यास। आधुनिकता बोध से संबंधित उपन्यास। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह उपन्यास को 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये 5 भाग आप लोग को हम आज दिखा दिए कि कौन कौन से भाग में ये किसको किसको माने हैं। ठीक है, तो उपन्यास में आज हम लोग उसके उत्पत्ति, उसकी विशेषताएं, उसके तत्व, उसके भेद को देख लिए। अब हम लोग उपन्यास में हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन से विद्वान किसको मानते हैं, इसको देख लेते हैं। उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाएगा, या बोल सकते हैं कि आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास कौन सी है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं उनको आज देख लेते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पता है आप लोग को? नहीं पता? आज देख लेते हैं। भाग्यवती? भाग्यवती नहीं है। अच्छा चलिए देख लेते हैं, लिखिए, हेडिंग डालिए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन से विद्वान किस किस उपन्यास को मानते हैं? पहला, शुक्ल जी किसे मानते हैं, नामवर सिंह किसे मानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र किसे मानते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह किसे मानते हैं, या सर्वमान्य मत क्या है, सब आज हम लोग देख लेते हैं। एक क्लास से सब स्पष्ट हो जाएगी इसमें। अगर हम बात करें सबसे पहले आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? क्योंकि आप लोग के जहन में
यही बैठे हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं हिंदी का पहला उपन्यास? ये मानते हैं परीक्षा गुरु को। किसको मानते हैं ये? या ऐसे कर लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र किसे मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। और एक और लिखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह किसे मानते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। ये तीनों विद्वान जो हैं एक ही उपन्यास को मानते हैं। ये तीनों किसको मानते हैं? एक ही उपन्यास को ये तीनों मानते हैं। और वो उपन्यास कौन सा है? वो उपन्यास है परीक्षा गुरु। किसको मानते हैं ये लोग? परीक्षा गुरु को मानते हैं, परीक्षा गुरु। और ये सर्वमान्य मत भी है, इतना ये बात याद रखें कि परीक्षा गुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये बच्चन सिंह भी मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी मानते हैं, और सर्वमान्य मत भी यही है कि परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। सर्वमान्य मत भी यही है। अगर सर्वमान्य मत की बात करें तो सर्वमान्य मत भी क्या है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु कब लिखी गई थी? परीक्षा गुरु लिखी गई थी 1882 ईस्वी में। किसकी रचना है? किसने लिखी थी परीक्षा गुरु? परीक्षा गुरु पढ़ा जाएगा लाला श्रीनिवास दास। किसकी है? लाला श्री निवास दास। लाला श्रीनिवास दास की 1882 में लिखी गई परीक्षा गुरु ही हिंदी का प्रथम उपन्यास है, और सर्वमान्य मत भी यही है। अगर बच्चन सिंह के अनुसार पूछे, शुक्ल जी के अनुसार पूछे, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पूछे, तो भी ये उपन्यास परीक्षा गुरु ही है, 1882 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखी गई थी। ये तीन विद्वान तो एक को मानते हैं। अगर हम बात करें नंबर 4 में, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त किसे मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त किसे मानते हैं? ये मानते हैं भाग्यवती को। किसे मानते हैं? भाग्यवती को। भाग्यवती। भाग्यवती कब लिखी गई थी और किसकी है? भाग्यवती उपन्यास सरदाराम फुल्लौरी की है। ये फूल बेचने वाले थे इसलिए इसका नाम फुल्लौरी है। किनकी रचना है ये? ये है सरदाराम फुल्लौरी। फूलों का ये बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, इसीलिए इसका नाम फुल्लौरी पड़ा। ठीक है, सरदाराम फुल्लौरी की है भाग्यवती। कब लिखी गई थी? 1877 ईस्वी की है रचना ये, 1877 ईस्वी में। भाग्यवती कब की? 1877 ईस्वी की। और ये किसकी रचना, किसका उपन्यास है? सरदाराम फुल्लौरी की है। और भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन मानते हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। चौथा हो गया। पांचवें नंबर पर देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये किसे मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को। ये किसे मानते हैं? ये मानते हैं पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को। ये मानते हैं पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को। हालांकि पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा कब लिखी गई थी इसका डेट कहीं नहीं लिखा गया है किसी भी पुस्तक में, मुझे तो आज तक नहीं मिला। आप लोग को मिले तो बताइएगा। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा प्रकाशन वर्ष कब हुआ ये नहीं बताया गया है। ऐसे ये किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये उपन्यास है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, और इसी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर श्री कृष्णलाल किसे मानते हैं? नंबर 6, डॉक्टर श्री कृष्णलाल। कृष्णलाल ये हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? डॉक्टर श्री कृष्णलाल मानते हैं चंद्रकांता को। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे मानते हैं? चंद्रकांता को मानते हैं। चंद्रकांता किसकी रचना है और कब की है? ये 1891 ईस्वी की है। और किसकी है ये? देवकीनंदन खत्री। वेरी गुड। किसकी है? देवकी नंदन
खत्री का ये उपन्यास है चंद्रकांता, और चंद्रकांता को ही डॉक्टर श्री कृष्णलाल मानते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। डॉक्टर गोपाल राय किसे मानते हैं? क्या 7वां नंबर में देखें, डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन है? ये मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को। देवरानी पढ़े हैं आप लोग? देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन माना है? तो डॉक्टर गोपाल राय माने हैं। कब की है ये देवरानी जेठानी की कहानी? देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी की है। और किसकी है ये? पंडित गौरी दत्त। ठीक है, वेरी गुड। पंडित गौरी दत्त का ये उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। एक सामाजिक उपन्यास है, परिवार के टूटने और बिखरने की कथा इसमें बताई गई है। देवरानी और जेठानी, देवरानी जेठानी की कहानी कब है? 1870 ईस्वी। किसकी है? पंडित गौरी दत्त की है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि उपन्यास के संबंध में कुछ विशेष तथ्य, कुछ विशेष बातें जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग फिर हम लोग कल इसको देखेंगे। थोड़ा सा आप लोग रुकिए और देख लीजिए। आज हम लोग उपन्यास साहित्य को शुरू किए, उपन्यास विधा को शुरू किए। और उपन्यास विधा सभी के लिए है, चाहे वो नेट जीआरएफ का है, नेट जीआरएफ का हो, चाहे वो टीजीटी का हो, वो चाहे वो पीजीटी का हो, वो सभी के लिए है। ठीक है, चाहे वो एस्टेट हो, एस्टेट का हो, या बीटेट का हो, या बेट का एग्जाम जो आने वाली है बिहार में उसके लिए भी, ये सभी के लिए है, कॉमन क्लास है और सभी के लिए है। ठीक है, सभी के लिए जरूरी है। और जरूरी सिलेबस आप लोग अगर अपना देखें, चाहे वो नेट का है, टीजीटी का है, पीजीटी का है, तो उसमें गद्य साहित्य तो पढ़ना है ही। और गद्य साहित्य में उपन्यास को हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो वो क्लास सभी के लिए है। टीजीटी, पीजीटी, सेट, नेट सबों के लिए जरूरी है। जिसमें भी हिंदी साहित्य के इतिहास है और गद्य साहित्य, उसमें सभी को जरूरी है। तो ये क्लास आप लोग देखिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छी लगी तो फिर आगे इसको क्लास को इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। आज तो हम लोग यहाँ तक देखें कि उपन्यास की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। व्युत्पत्ति के बाद उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोक्ता कौन है, प्रथम प्रयोक्ता के बाद उपन्यास की परिभाषाएं विद्वानों के अनुसार हम लोग देख लिए। उसके बाद उपन्यास के तत्व कौन कितने हैं, इनके सभी तत्व, उपन्यास के भेद को 3 आधारों पर बांट दिए। तीन आधारों पर, विषय वस्तु के आधार पर, तत्वों के आधार पर और शैली के आधार पर। इसके बाद बच्चन सिंह ने उपन्यास की जो 5 भाग किए हैं, वो 5 भाग को हम लोग देख लिए। फिर हम लोग हिंदी में प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, विद्वानों के अनुसार कौन कौन सा है और सर्वमान्य कौन सा है, इन सभी को देख लिए। इसके बाद उपन्यास के बाद विशेष तथ्य, इस उपन्यास का विशेष तथ्य अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए।